ठीक है ना। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि मेंडल की जो है इम्प्रूवमेंट यानी कि वर्किंग एबिलिटी इन तमाम पॉइंट्स की वजह से बहुत आला लेवल के ऊपर चली गई और उसने अपना बेहतरीन काम किया। ठीक है, बात तो हम रीजन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन है। जी जी जरूर बेटा कीजिए। सर आप कह रहे हैं कि जो मटर का पौधा है ये 12 महीने फल देता है, लेकिन सर मटर तो सिर्फ सर्दियों में आते हैं ना। हाँ मैं कह रहा हूँ सर्दियों में इसकी बेस्ट सीजन है और बहुत अच्छा उगता है, लेकिन गर्मियों में भी इसको आप लगाएंगे तो उग जाएगा, थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं उग जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं होगी। क्वांटिटी ज्यादा होगी ना। जी हमारे कुछ कह रहे हैं सर, यही कह रहा हूँ कि क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं होगी और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। हाँ क्वालिटी भी अच्छी, जाहिर सी बात है सीजनल है। अच्छा जनाब, जनाब मेंडल की एक और पिक्चर आपके सामने, ये तस्वीर हो सकता है आपने साइंटिस्ट में देखी हो, मशहूर पिक्चर है मेंडल की बहुत ही। व्हाई मेंडल सक्सेस अनबायस्ड, क्या मतलब अनबायस्ड? बायस कहते हैं तासुब को। तासुब मतलब किसी के बारे के यानी आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता तो उसके बारे में आप गुफ्तगू करते हैं, भाई ये ऐसा है ये वैसा, फजूल की बातें करते हैं। तो जो मेंडल का काम है ना वो अनबायस्ड है। अनबायस्ड मतलब ये है कि एक तरफा नहीं है, पहले से नतीजा नहीं निकाल लिया था, एक्सपेरिमेंट करके नतीजा निकला है। ठीक है ना, यानी इसके ऊपर एतराजात नहीं है, ना इसने किसी पे एतराज किए थे, इसने अपना काम किया, काम करने के बाद सामने रख दिया भाई ये रहा। ठीक है, अब नतीजे मेरे पास ये निकले और ये सारी हिस्ट्री मेरे पास लिखी हुई है कि मैंने किस दिन क्या कब कैसे क्यों किया, किस तरह एक्सपेरिमेंट किया और उसका नतीजा क्या निकला। दूसरा पॉइंट क्या है, सेलेक्टेड गुड मॉडल ऑर्गेनिज्म, यानी कि पी प्लांट की भी हेल्दी प्लांट की चॉइस किया इसने। ऑर्गेनिज्म इसके पास कौन सा था, पी प्लांट था। यूज्ड प्योर ब्रीड एंड पेरेंट्स, प्योर ब्रीड मतलब वो पौधे लिए, प्योर प्लांट यूज किया, कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह का, यानी वो पौधे लिए जो उनमें पहले कोई और क्रॉसिंग नहीं हुई थी, यानी उनमें पहले किसी किस्म का जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, फ्रेश प्लांट्स लिए। ठीक है ना। लार्ज सैंपल साइज, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया 2 या 4 या 6 पौधे नहीं लगाए, सैकड़ों की तादाद में पौधे लगाए, यानी कि 600 800 200 500 पौधे लगाए, 1000 2000 पौधे लगाए, ताकि मैक्सिमम सही रिजल्ट आ सके। ठीक है ना जनाब। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, 2 एनालिसिस होती है रिसर्च में, याद रखें, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जब भी हम बात करते हैं रिसर्च के अंदर तो हम क्या पढ़ाते हैं क्वालिटेटिव के अंदर, कि खूबसूरती पे बात करेंगे, हाइट पर बात करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, पैराग्राफ्स में लिखेंगे, ठीक है ना, पैरेंथेसिस में लिखेंगे, यानी राइटिंग में डिस्क्राइब करेंगे, बहस मुबाहिसा करेंगे, लिटरेचर लिखेंगे, पूरे पूरे पैराग्राफ लिखेंगे। लेकिन जब हम क्वांटिटी में बात करेंगे तो हमारी रिसर्च बड़ी स्ट्रांग होती है क्वांटिटेटिव। क्यों? मेंडल ने क्या बोला कि मैंने टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस कराया, 20 टॉल पौधे थे, उनको मैंने 20 ड्वार्फ पौधों से यानी कि 20 टॉल 20 से जब क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद जब मैंने 500 बेबीज इनके अंदर से बनाया, 500 बेबीज, यानी 500 मटर के दानों में से जब 500 बच्चे नए निकले, तो इन 500 में से 450 टॉल थे और 50 जो थे वो ड्वार्फ थे, छोटे थे। तो देखिए आपको कितने वाज़ेह तौर पर मेरी बात में भी समझ में आ गया कि पेरेंट्स 20 थे, 20 में से 10 बड़े साइज के थे, 10 छोटे साइज के थे। जब इनको क्रॉस करा के मटर निकाला, जब मटर के 500 दाने निकले, दोनों में से निकाले, और जब 500 दानों को लगाया तो इन 500 में से 450 बड़े निकले और 50 छोटे निकले। अब जो मैंने जितनी भी आपसे बात करी है सारी क्वांटिटी पे बात करी है, यानी कि 20 फिर 500 और फिर 500 के अंदर 450 टॉल और 50 ड्वार्फ। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो अगर हाँ ये क्वांटिटेटिव बात हुई, तो जब भी हम रिसर्च के रिजल्ट क्वांटिटेटिव देते हैं तो रिसर्च याद रखें अपने अंदर काम तो बहुत सारा करती है, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा स्ट्रांग होता है, एक्सेप्टेबल होता है, इजी टू डिफेंड होता है, इजी टू एलोबरेट होता है,
इजी टू रिकॉग्नाइज होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। क्योंकि नंबरिंग फिगर में चीजें होती है ना, आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ हो या पूरा 2 पेजेस लिखे हुए हो और उसकी जगह पर सिर्फ एक ग्राफ बना हुआ हो जिसके अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर कुछ क्वांटिटी बनी हुई हो, तो विच विल बी द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ग्राफ और द लिटरेचर? सर ग्राफ। ग्राफ, क्योंकि ग्राफ क्वांटिटेटिव क्वालिटी है, क्वांटिटेटिव जो है ना वो क्वांटिटी है, और वो यानी कि हमें फिगर बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ में आती है। ठीक है जनाब। इस तरह मेंडल वो वायद बंदा था जिसने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, यानी कि न्यूमेरिक्स में बात की, नंबर में बात करी। ठीक है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ये है कि इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये है कि इसने जितने भी एक्सपेरिमेंट लगाए उनको अपना कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा, एक जैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा। एक्सपेरिमेंट्स की तादाद उसने उतनी रखी जितनी वो काउंट कर सकता था, जितनी वो अकाउंटेबिलिटी कर सकता था सबकी। ऐसा नहीं कि पूरे इलाके में लगा दिए, समझ में नहीं आ रहा कितने लगाए थे कितने नहीं हुए, यानी कि बिल्कुल कंट्रोल एंड हर चीज काउंटेड। स्टडीड ऑब्वियस ट्रेट, ऑब्वियस किसे कहते हैं? जो चीज बड़ी वाजे हो, सर वाजे, इसके अंदर ज्यादा समझने की, यानी कि कोई रॉकेट साइंस ना हो, सिंपल सी बात हो, भाई पानी लेके आओ, जाहिर सी बात है गिलास में लेके आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। ठीक है, मग में भी ला सकता है, यानी कोई ना कोई कंटेनर होगा। तो ऑब्वियस मतलब ऑब्वियस ट्रीट कौन से थे जो मैंने आपको पढ़ाया अभी? फ्लावर का कलर, सीड का शेप, ठीक है ना, हाइट का बड़ा और छोटा होना। ठीक है भाई। रीजन फॉर द मेंटल सक्सेस, यूज्ड एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या किसे कहते हैं? कि आप जो भी मेथड इस्तेमाल करें उसे लिखें कि भाई मैंने कुछ रिसर्च के मेथड्स डिस्क्राइब्ड है रिसर्च के अंदर, तो फौरन उसने साइंटिफिक मेथड्स को लिखा कि मैंने किस एक्सपेरिमेंट में कौन सा मेथड अप्लाई किया, ताकि मैं आगे एम्बिग्यूटी, परेशानी, कंफ्यूजन का शिकार ना हो। अब देखिए सेकंड पॉइंट पढ़िए जरा, कोई गौर से पढ़े जरा, आप में से पढ़े कोई तवज्जो के साथ। Applied mathematics to the study of natural phenomena. हाँ, और कोई और भी पढ़े, शाबाश, जोर से। Applied mathematics to the study of natural phenomena. सारे पढ़े, सारे लोग पढ़ लें। Applied mathematics to the study of natural phenomena. यानी कि उसने नेचुरल फिनोमेना मतलब कुदरती प्रोसेस के ऊपर मैथमेटिक्स को अप्लाई किया, यानी वही अभी बात हम कर रहे थे, न्यूमेरिक्स को अप्लाई किया, नंबर्स को अप्लाई करके देखा। तो जब नेचुरल के ऊपर नंबर अप्लाई करेंगे तो ये काम छोटा है या बड़ा है, ये बताएं, आसान है या मुश्किल है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिक वाली, ऑलवेज बी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द क्वालिटेटिव। क्योंकि क्वालिटेटिव में तो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पैराग्राफ भरे जा रहे हैं, लिखते रहे, इधर बात ले गए उधर बात ले गए। लेकिन क्वांटिटी में तो आपको क्वांटिटी बतानी है, और क्वांटिटी गलत हुई, रिजल्ट गलत हुआ। तो मतलब इसने बड़ा काम किया कि नेचुरल काम, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल प्रोसेस के ऊपर मैथमेटिक्स को अप्लाई किया। अच्छा जनाब, एक और लफ्ज आ रहा है, रेशो एंड प्रोबेबिलिटी। रेशो तो आप किस चीज को कहते हैं जनाब? कि कितने लगाए थे, कितने निकले, क्या रेशो बना, यानी कि आप एवरेज को डिवाइड कर देते हैं टोटल पे, तो जो एवरेज निकल, यानी कि टोटल को डिवाइड कर देते हैं नंबर्स पे, तो रेशो निकल आता है। तो आप बताते हैं एवरेज, एवरेज को हम रेशो कहते हैं मोस्टली। दूसरा लफ्ज लिखा है प्रोबेबिलिटी। किसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी? को बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कहते हैं अंदाजा लगाना, लेकिन अंदाजा सर इम्कान, इम्कान क्या जी? सर इम्कान, इंसान, इम्कान, इम्कान। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, इम्कान, हाँ, पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कान को, पॉसिबिलिटीज को, और लेकिन पॉसिबिलिटीज नियर बाय टू एक्चुअल रिजल्ट हो। ये नहीं कि जनाब कल बारिश होगी, जनाब एक हफ्ते तक बारिश ही नहीं हुई, ठीक है ना, फॉरकास्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, यानी कि कल नहीं हुई, भाई कल रात दिन में नहीं हुई, रात में हो जाए, या परसों सुबह में हो जाए, तो मतलब आप नतीजे के करीब करीब थे। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते बाद हो रही है तो देखा मैंने कहा था बारिश, नहीं। प्रोबेबिलिटी मतलब नतीजे के करीब करीब एस्टिमेशन करना, अंदाजा लगाना, आपका क्या इम्कान है कि ये काम, चांसेस, ठीक हो गई। तो इसने जबरदस्त रेशियो और प्रोबेबिलिटीज बताई कि अगर
आने वाले साइंटिस्ट भी इस तरह काम करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी रिजल्ट में, कितने टॉल होंगे या कितने डॉर्फ होंगे, कितने येलो होंगे या कितने व्हाइट होंगे, कितने राउंड होंगे और कितने रिंकल होंगे, ये भी इसने बात बताई। ठीक है ना, मेंडल ने बड़ा काम किया माशाल्लाह। केप्ट गुड रिकॉर्ड्स, देखें आ गया ना वही, देखें अंडरलाइन किया हुआ, गुड रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन, जो कुछ इसने मुशाहिदा किया, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, मुशाहिदा और फिक्र करना। ठीक है, जिसकी मैं आपको बार बार दावत देता हूं कि जो आप पढ़ें उस पर गौर और फिक्र करें, क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए, किस तरह है, बगैर इसके कोई चीज ना पढ़े, एक लाइन ना पढ़े, ना कुरान की आयत पढ़े, पूरा कुरान ना पढ़े, पूरा सिपारा ना पढ़े, एक रुकू ना पढ़े, एक आयत पढ़े, एक आयत में देखें क्या कहा है अल्लाह ने, क्यों कहा है, किस लिए कहा है, इसमें मेरे लिए क्या हुक्म है, यानी कि मेरी जात के लिए, वजाहत अली के लिए क्या हुक्म है, मारिज के लिए क्या हुक्म है, रूबा के लिए क्या हुक्म है, खदीजा के लिए, तमाम हर बंदा अपनी जात को रखे सामने कि ये जो आयत अल्लाह ने, कुरान हमारे लिए है ना, ये फरिश्तों के लिए है, हमारे लिए। अभी किताब आपके लिए या फरिश्तों के लिए जो किताब पढ़ रहे हैं आप? सर इंसान की रहनुमाई के लिए। ठीक है ना, ये किताब भी आपकी रहनुमाई के लिए, लेकिन कितनी गौर से पढ़ रहे हैं आप, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, मुझको बर्दाश्त भी कर रहे हैं कि भाई सर जो बोलने मजबूरन सुनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होगा। ठीक है ना, इसी तरह आप सवालात भी कर रहे हैं, इसी तरीके से कुरान भी हमारे लिए है। बाखुदा अगर रोज एक या दो आयतें पढ़ लें, उसको तर्जुमा और उसकी तफहीम और क्या, क्यों, कैसे, किस लिए उसमें से पढ़े, मेरे लिए क्या हुक्म है, उसके अंदर अल्लाह की तरफ से, मेरे खुदा की तरफ से, आप यकीन करें आपकी जिंदगी संवरना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी में मजा आना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी में इत्मीनान आना शुरू हो जाएगा। आप भूखे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, खाकम बदन भूखे प्यासे बैठे होंगे, आपके पास पैसे खाने के नहीं होंगे, लेकिन आप इत्मीनान से होंगे, मुतमईन होंगे, क्यों, आप खुदा की कनात में खुद हो, खुश होंगे, भाई इस वक्त अल्लाह की, मेरे अल्लाह की मर्जी यही है, जाने वाली कोई मसला नहीं, अच्छा भी तो रखा है ना खुदा ने, कभी इम्तिहान भी सही, लेकिन ये सोच कब डेवलप होगी, तब आप सोच डेवलप करना चाहेंगे, ऐसे नहीं हो जाएगी। अच्छा, तो उसने क्या किया, रिकॉर्ड रखा और जितनी ऑब्जर्वेशन करी थी सबको लिखा, रिकॉर्ड मतलब लिखना, ठीक है, और लार्ज टेस्ट सैंपल साइज, और एक दो नहीं, कई कई, यानी कि 200, 300, 1000 प्लांट लगाए, ठीक है ना, काउंटिंग के साथ हर रिकॉर्ड को काउंट किया उसने। जब उसने हर चीज को काउंट किया तो उस हर चीज के रिजल्ट को उसने बेहतरीन से बेहतरीन, हजरत मेंडल, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जनाब जीरो जॉन मेंडल का, और मेरे पसंदीदा साइंटिस्ट भी हैं ये, क्योंकि मैंने उनको बड़ा स्टडी किया है, और वाकई इन्होंने दुनियाए साइंस में बहुत बड़ा नहीं, कितने ही बड़े लगा लें उतना बड़ा काम किया। अगर जीरो जॉन मेंडल जेनेटिक्स की ग्राहों को नहीं खोलते तो आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं करती। ठीक है जनाब, तो ये तो हो गया जीरो जॉन मेंडल ने क्या क्या, यानी किस तरीके से कामयाब हुए। अब उन्होंने किया क्या, सवाल ये है कि जीरो मेंडल ने इस कामों को आने के आगे, ऐसा जेनेटिक्स के अंदर उन्होंने कौन सा सरनामा या कौन सा कारनामा उन्होंने करके दिखाया। ठीक, अब देखिए एक लफ्ज है सबसे पहले ही लिखा है आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 183 के ऊपर, जीन्स एंड एलिन, बुक है ना सबके सामने, पेज नंबर 83 पे देखिए। यस सर। जीन्स एंड एलिन, ये कॉन्सेप्ट भी जीरो जॉन मेंडल ने खोला कि व्हाट इज द जीन एंड व्हाट इज द एलिल। ठीक है जनाब, एलिल किसे कहते हैं जनाब, फॉर एवरी जीन यू कैन हैव द टू ऑफ द सेम एलिल। कह रहा है कि अगर कोई जीन है, अच्छा जीन क्या है दोबारा से समझ लें, हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनस की बेसिस की जो सीक्वेंस है उसे जीन कहते हैं। ठीक होगी बात, फॉर एवरी जीन इज स्पेसिफिक फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, यानी कि अगर मेरा आई कलर ब्राउन है तो उसके लिए कोई जीन है, मेरी हाइट अगर टॉल है तो उसके लिए कोई जीन है, अगर मेरे नाखून ब्रॉड एंड फ्लैट है तो उसके लिए कोई जीन है, नाखून का कलर पिंक है या व्हाइट है तो उसके लिए एक जीन है। अंडरस्टैंड नाउ, अगर मेरी पलकें किसी इंसान की ज्यादा है, कम है या गहरी है तो उसके लिए जीन है। तो एवरी जीन हैव द टू ऑफ द सेम एलिल, जैसे कि ये दो डीएनए बने हुए ना, अब डीएनए के अंदर ये आपको दो डीएनए दिखाया, मैं इसको जीन समझ लें, चला बिल्कुल एक जैसी एक दूसरे के साथ, तो पता लगा। सर जी जी
जीन तो समझ में आ गई, जीन क्या चीज है, तो ये एलील क्या चीज है? एलील क्या चीज है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा आगे हम आएंगे, बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलील एंड जीन। आगे आगे एक और स्लाइड आएगी, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है ना। और यू कैन हैव टू डिफरेंट एलील्स, या आपके पास दो डिफरेंट एलील हो सकता है, यानी कि एक जीन की एक और कॉपी क्या कहलाती है, एलील कहलाती है, ठीक है। उन कॉपी जीन की कॉपी के अंदर एक और बात छुपी हुई होती है, यानी कि दोनों जीन एक जैसी हैं। मसलन मैं कहूं कि अगर आपको बॉटनी का टीचर आज सरवजाद एब्सेंट है, तो कोई दूसरा टीचर हो लेकिन बॉटनी का ही हो, तब तो वो एलील कहलाएगा, क्योंकि वही जो सरवजाद काम कर रहे थे वही वो सर दूसरे सर दानिश काम करेंगे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर उसकी जगह फिजिक्स का टीचर बैठा दिया जाए तो ही विल बी नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए एलील, वो एलील नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाला काम नहीं करेगा जो सरवजाद कर रहे हैं। तो इस तरह फिजिक्स के लिए फिजिक्स का एलील होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का टीचर होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट अब यहाँ कह रहा है कि अब उसमें दो चीजें, एलील के अंदर भी दो बातें, एक रेसेसिव एलील होता है, एक डोमिनेंट एलील होता है। दोनों कॉपी एक ही है। मसलन मदर और फादर से जीन आती है हाइट की, जरा गौर से समझिएगा। ब्लू वाली रेसेसिव जीन है और ब्राउन वाली डोमिनेंट जीन है, दोनों हाइट की है। फॉर एग्जाम्पल दोनों हाइट की है, ठीक है ना, या कलर की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये ब्लू कलर की है और ये ब्राउन कलर की जीन है, मतलब फर कलर या तोते की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप फर कलर के जीन ले लें, तो एक ब्राउन जीन है और एक कौन सी है, लेकिन है जीन दोनों कलर की। बात समझ में आ रही है? करेक्टर क्या है, कलर है। अब कलर की दो जीन्स है जी, हाइट वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें भी। हाँ नो नहीं, हम तो एज्यूम कर सकते हैं ना कुछ भी, वी कैन एज्यूम दैट। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि दो पे जीन कैसे हो सकती है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें क्यों होता आवाज है? नहीं आ रही बेटा, जोर से बात करें। अच्छा एक बात सुनो, ये क्योंकि अभी तक हमने जो नीचे वाला क्रॉस है ना, ये क्रॉस तो हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी, क्योंकि जब तक ये क्रॉस नहीं करेंगे आपको ये वाले डायग्राम समझ में नहीं आएगी। मैं आपको इससे आसान दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलें ये आ गया, खतीजा ने पूछा था, वो सवाल भी आ गया और आपको क्लियर भी हो जाएगा। अंडरस्टैंड दैट द जीन इज अ सेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए। जीन एंड एलील पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने कहा था कि एलील क्या कहते हैं, कि जीन की कॉपी एलील कहलाती है, लेकिन आपको कह रहा है कि जीन एंड एलील, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड द एलील? A gene is a short section of the DNA along the length of the सर chromosome. हमें ये तो है कि जीन कितनी है। जी जी बेटा, हम लोग की आवाज कम आ रही है, जोर से बोले। हेलो सर हम कह रहे हैं, तो पता है कि मतलब जीन क्या होता है, लेकिन कह रहे हैं जीन कलर्स कैसे होते हैं? जीन सर मैं कह रहा हूं जीन कलरफुल होते हैं, हमने इसमें कलर होते हैं। नहीं जीन कलर के नहीं, मतलब जीन का जो फिनोटाइप होगा उसकी बात कर रहे हैं। दो चीजें होती है जनाब, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब खुद जीन यानी नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस। अब उन्होंने कलर बनाना है फॉर एग्जाम्पल, अब कलर किस कलर का है, मतलब डार्क कलर है, लाइट कलर है, गंधमी कलर है, ये उसकी अपीयरेंस है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये जीन फॉर एग्जाम्पल, जीन फॉर द रेड कलर, जीन फॉर द ब्लू कलर, ठीक है। किसी भी एक तोतों में देख लें, परिंदों में देख लें, कितने कलरफुल होते हैं वो, या इंसान, जीन फॉर द लाइट ब्राउन कलर, जीन फॉर द फेयर कलर, जीन फॉर द डार्क कलर स्किन का, ह्यूमन स्किन का। तो इस तरीके से अब एक जीन जो है वो शॉर्ट सेक्शन है डीएनए का अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। each gene code for a specific protein which is turned will be the determined as a specific character or the function। यानी कि जीन किसी एक करेक्टर और फंक्शन को बताती है। अच्छा अब इसी जीन की एक और कॉपी जो होगी वो एलील कहलाएगी। हर पेरेंट्स में याद रखिएगा, जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हर होमोलोगस क्रोमोसोम एक करेक्टर की दो जीन्स होती है। यानी कि मदर के पास भी हाइट की दो जीन्स है,
इस तरह फादर के पास भी हाइट की 2 जीन्स है, लेकिन जब मदर में मियोसिस हो जाएगी तो वो 2 जीन में से, क्योंकि 46 में से 23 रह जाएंगे, तो अब मदर के पास से 1 जीन आएगी क्योंकि 23 वाली अलग हो गई। इस तरह फादर के पास भी हाइट की 2 जीन्स थी, उसकी हाइट की 2 जीन्स थी, ठीक है ना। तो अब क्या, उसमें से भी 46 में से जब मियोसिस हुई वो 46 से 23 में आया तो 23 हट गया। अब एक एलील फादर से आ गया और एक एलील मदर से आ गया। तो जब जायगोट बनेगा तो हाइट की 1 जीन मदर देगी और हाइट की 1 जीन फादर देगी, तो फादर देगा, तो बच्चे में दोबारा से हाइट की डबल जीन हो जाएगी। ओके, तो अभी जो दोनों जीन्स हाइट की आई है, एक मदर से एक फादर से, द बोथ आर नोन एज द एलिल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगी? एलिल कहलाएंगी। अब इन एलिल के अंदर ये खासियत है कि कौन सी अपने आप को शो करेगी और कौन सी अपने आप को शो नहीं करेगी, ये अगली बात है। अभी समझ में आया जीन और एलिल किसे कहते हैं? यानी कि Yes, दोनों Yes, sir. और थोड़ा ज्यादा नजरों में और एक कम नजरों में। क्या चीज? एल यानी कि दोनों के दोनों साथी हैं, एक ज्यादा नजरों में होगा और एक कम नजरों में होगा। अब ये कम नजरों में होगा, ज्यादा होगा, ये बात की बात है, लेकिन अभी दोनों साथी हैं और दोनों का काम एक ही है। फॉर एग्जाम्पल दोनों कलर के लिए है, ठीक है, और भी आप समझने की कोशिश करते हैं इस जीन और एल को, ठीक है ना। अच्छा सर, मतलब जैसे अगर ऐसा होगा कि ना जैसे एक एलएल ने मतलब काम नहीं करती है तो वो दूसरी एलएल यूज होगी उसी जगह। हाँ, दैट इज पॉसिबल, दैट इज भी पॉसिबल, ये भी मुमकिन है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। अच्छा, अभी हमने क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जीन एल, सिंपल बात यानी कि कॉपी ऑफ द जीन, ठीक है, इसको हम एल कह देते हैं, दोनों का काम एक ही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है जीन पूल। पूल किसे कहते हैं जनाब? तालाब को कहते हैं। जीन पूल किसे कहते हैं? तालाब को कहते हैं। क्या है, जरा रीडिंग करें जनाब जीन पूल के अंदर। The sum total of genes of all individuals of a genetic population constitute the gene pool. Very good. Sum of the total genes of all individuals of a genetic population. आपका जो खानदान है, हर एक से बात कर रहा हूं मैं, आपका अपने पूरे खानदान पे नजर दौड़ा है, आपकी एक जीन पॉपुलेशन, आपके चचा, ताया, मामू, खाला और ननियाल और ददियाल, ठीक है, इन तमाम को मिलाएं, आपके खानदान में 600, 400, 500, 800, 1000 अफराद है। दैट इज द जेनेटिक पॉपुलेशन। ये पूरी आपकी पॉपुलेशन। क्वेश्चन है मेरा। जी बेटा बोलिए। सर मेरे खानदान में सबके इतने अच्छे बाल हैं, मेरे पहले थे अब सारे खराब हो गए, तो ये मेरी जीन में क्यों नहीं आई? नानी वालों के भी अच्छे हैं और हाँ, दादा वालों के भी इन तमाम चीजों का आंसर देंगे कि व्हाई द समटाइम द वर्स्ट रिजल्ट इज हैपनिंग। इन तमाम का रिजल्ट भी आगे आएगा। अभी मैं आपको जवाब पहले दूंगा। थे अब खराब हो गए। पहले थे और अब खराब हो गए, इसका मतलब ये है कि आपके डाइट में, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर में, आपके पानी की यूटिलाइजेशन में, आपके शैम्पू की यूटिलाइजेशन में, यानी कि अब एनवायरमेंटल फैक्टर जिम्मेदार है। अगर पहले सही थे और अब खराब है तो एनवायरमेंटल फैक्टर जिम्मेदार है। समझ आ रही बात? सर अगर एनवायरमेंट चेंज हो गया तो सही हो जाएंगे ये? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। हो गया तो ये सही हो जाएगा। अगर आप दोबारा से तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर को सही कर लेती हैं, उसको यूटिलाइजेशन सही कर लेती हैं, केमिकलाइजेशन दूर कर लेती हैं, तो बहुत पॉसिबल है हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीन आपके पास सही वाली मौजूद है। समझ आ रही बात? टू मच पॉसिबल, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें देखें, यहाँ फिर टाइम खत्म हो जाएगा, जीन पूल डिस्कस करेंगे लास्ट हम, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या कहना है कि एक खानदान में, यानी जेनेटिक पॉपुलेशन एक खानदान है, उसमें जितनी भी जीन्स हैं तमाम कैरेक्टर्स की, दैट इज नोन एज जीन पूल। आपके खानदान में छोटे कद के लोग भी हैं, बड़े कद के लोग भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, ठीक है ना जनाब, बड़ी आंखों वाले भी हैं, छोटी आंखों वाले भी हैं, ठीक है, गंदुमी कलर वाले भी हैं, डार्क कंप्लेक्शन वाले भी हैं, ब्लैक आइज वाले भी हैं, ब्राउन आइज वाले भी हैं, ठीक है, ये तमाम कैरेक्टर्स आपके खानदान के अंदर मौजूद है। ओके बात, दीज आर, दैट इज नॉट द जीन पूल। नेक्स्ट, अगला वर्ड, अगली क्या है डेफिनेशन जनाब? देयरफॉर, आगे पढ़े जल्दी से। Therefore, a genetic population is an array of genes temporarily embodied in individuals but endless.
endlessly combining and recombining by the process of sexual reproduction. वेरी गुड। देखिए कितनी कितनी जबरदस्त खोल के बात करी है इसने, आपको यहाँ से बहुत बात समझ में आएगी। कह रहा क्योंकि therefore अगरचे, क्योंकि जीन पूल है और एक ही खानदान में बहुत सारे जीन्स मौजूद है, यानी आपके खानदान के अंदर अगर 500 अफराद हैं तो 500 अफराद के अंदर आई कलर, अगर 5 आई कलर पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 500 अफराद में ग्रे है, लाइट ग्रे है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है या ग्रीन है, ये 5 कलर, इस तरह हाइट के कलर पाए जाते, हाइट पाई जाती है, डॉर्फ एंड टॉल। कह रहा है कि ये तमाम जेनेटिक पॉपुलेशन इज एन अरे मतलब स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द जीन, खास अरेंजमेंट, हर कलर की खास अरेंजमेंट, हर कैरेक्टर की। क्या कह रहा है? टेम्पोररीली एम्बेडेड इन एन इंडिविजुअल। टेम्पोररीली एम्बेडेड मतलब बॉडी के अंदर चली जाती है एक इंडिविजुअल में, बट एंडलेस कंबाइंड। लेकिन जब वो मिलती है कब? आगे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन कब मिलती है? जल्दी से बताएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किस प्रोसेस में जीन मिलती है आपस में? मियोसिस। मियोसिस के किस स्टेज में? मियोसिस के किस स्टेज में जीन मिलती है आपस में? क्रॉसिंग ओवर जब होती है सर। क्रॉसिंग ओवर जब होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए कहते हैं कि दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आंसर दे सकते हैं। तो क्या कर रहा है? एंडलेस कंबाइन। लेकिन जब मिलते हैं और एक नई कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो एंडलेस होता है। एंडलेस मतलब उसको इख्तिताम नहीं होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ द। अब ये कॉम्बिनेशन बनते चले जाते हैं, नए कॉम्बिनेशन आते चले जाते हैं, और वो नए कॉम्बिनेशन आने वाले जनरेशन के अंदर नए नए रिजल्ट लेके आते रहते हैं। लास्ट पॉइंट पढ़े जल्दी से। If the gene pool of a population is described completely, it tells us not only the kinds of genes present in the population, but also the way in which these genes are distributed among the individuals of the population in question. हाँ, ये कह रहा है कि अगर ये बात पता लग जाए कि एक खानदान के अंदर मैक्सिमम कितनी जीन्स मौजूद हैं, तो इट इज ओनली द काइंड ऑफ द जीन प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। तो हमें अंदाजा हो जाएगा भाई मैक्सिमम आने वाले बच्चों में ये वेरिएशन आ सकती है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आ सकती है। लेकिन बट आल्सो द वे इन विच दीज जीन्स आर द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन इन द क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर एक बहुत, देखिए जीन को मेंडल ने बहुत खोला, लेकिन फिर भी कई कंफ्यूजन अभी भी बाकी है। क्यों? इतनी स्ट्रांगली वेरिएशंस है कि कभी कभार पता ही नहीं लगता किस रिजल्ट से, कौन सी जीन से रिजल्ट आ गया। तो क्या कह रहा है कि ये दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक खानदान में टोटल कितनी जीन्स हैं उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया जाए या कंप्लीटली तौर पे बता दिया जाए। जीन पूल की मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं आपको। ये भी जीन पूल वही डेफिनेशन है, मैं आपको सारी चीज, देखिए ये जीन पूल है, ये खानदान है। फॉर एग्जांपल तालाब दिखाया है ना, तालाब पूल। अब उसके अंदर देखिए ये जीन सिर्फ, देखिए किस चीज की जीन दिखाई गई है? हेयर की जीन है, आई थिंक सो। आर्टरी, सेमंस, टेलरी, ये बंदे बैठे हुए सारे। अब इन तमाम के बाल देखिए, हेयर, क्या एक जैसे हेयर है सब? क्या? नो सर। ठीक है, इसका मतलब है वेरिएशन है, लेकिन है एक ही खानदान के। तो यहाँ पर सिर्फ जीन पूल सिर्फ हेयर स्टाइल की बात कर रहा है कि कहीं ब्लैक हेयर है, कहीं कर्ली हेयर है, कहीं स्मूथ हेयर है, कहीं पर जो है वो जैसे ये जो हमारे शीदी भाइयों के होते हैं इस तरीके से कर्ली हेयर जो होता है, या देखिए इसमें पोनी बांधी हुई है, या इसके बाल इस तरह के। तो जीन पूल, ठीक है। अच्छा, और आपको दिखाते हैं जीन पूल के अंदर, ये जीन पूल पॉपुलेशन